Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the viewers. Hope so everybody would be fit and fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश लिटरेचर की जो एजेस हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आप चार्ट देख लें, स्क्रीन पे जो आ रहा है, इस चार्ट में जितनी भी एजेस हैं वो जो है वो नोट की गई हैं, आप इनको जो है वो नोट कर लें। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इस चार्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एजेस में डिवाइड किया गया है ताकि इसको आसानी से जो है वो समझा जा सके और पढ़ा जा सके। तो इंग्लिश लिटरेचर का जो आगाज, जो फर्स्ट एज है वो है प्री चौसेरियन एज। प्री चौसेरियन पीरियड कहें, प्री चौसेरियन एज कहें या प्री चौसेरियन एरा कहें, मतलब कि जॉफ्री चासर से पहले वाली जो एज है उसको हम नाम देते हैं प्री चौसेरियन एज, दैट बिगिंस फ्रॉम 500 टू 1340। अब जो इसमें हिस्टोरिक जो इरा है या हिस्टोरिक एज है उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करें, जस्ट हम लिटरेरी एजेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो पहली एज है या फर्स्ट इरा है वो है प्री चौसेरियन एज, दैट बिगिंस फ्रॉम 500 टू 1340। अब प्री चौसेरियन के बाद जो सेकंड नंबर एज है दैट इज द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर, जॉफ्री चौसर जो थे इंग्लैंड के जो है वो बड़े अच्छे जो है वो शायर थे, said to be the father of English poetry, उनके नाम से जो है ये एज मंसूब की गई है, एज ऑफ चौसर, दैट बिगिंस फ्रॉम 1340 टू 1400। 1340 टू 1400, तो मतलब कि गालबन ये जो है वो 60 सालों तक की जो एज है, ये इसमें हम जो है वो जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी सर जॉफ्री चौसर के साथ रिलेटेड है। उसके बाद जो है वो चौसर्स टू मिसलेनी, टोटल्स मिसलेनी। अब टोटल मिसलेनी एक पब्लिशर थे, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी सोनेट्स थे या मुख्तलिफ जो दूसरे जो काम थे, वर्क्स थे, मेजर वर्क्स थे इंग्लैंड के अंदर, उन सब को इन्होंने क्या किया था, अपनी जो है वो एक बुक के अंदर पब्लिश किया था, जो उसको हम कहते हैं टोटल्स मिसलेनी। अब चौसर टू टोटल्स मिसलेनी जो एज है वो 1400 से लेके 1557 तक है। 1400 से लेके 1557 तक क्या है, चौसर टू टोटल्स मिसलेनी। अब इस एज को हम बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, बिकॉज नो एनी सिग्निफिकेंट वर्क वाज पब्लिश्ड बाय एनी राइटर, एनी ऑथर। द इंटायर ऑथर्स, द होल ऑथर्स ऑफ द इंग्लैंड वर सिंपली प्रिपेयरिंग टू राइट समथिंग फॉर द कमिंग सेंचुरी। तो ये जो पीरियड है 1400 से लेके 1557 तक, इसको हम बैरन पीरियड इसीलिए कहते हैं कि सिग्निफिकेंट वर्क जो था वो पब्लिश नहीं किया गया था। अब जो फोर्थ नंबर एज है इंग्लिश लिटरेचर की, दैट इज अ वेरी रिच एज, दैट इज आल्सो सेड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज द एज ऑफ शेक्सपियर। अब एज ऑफ शेक्सपियर जो है ये स्टार्ट होती है 1557 से, 1557 कहें या 1558 कहें। अब एज ऑफ शेक्सपियर में जो डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा भी है, क्योंकि जो है वो इस एज के अंदर ड्रामेटिस्ट बहुत सारे थे, इन्होंने जो है वो ड्रामा राइटिंग पे काम किया। उसके अलावा जो पोएट्री थी, स्पेशली रोमांटिक पोएट्री, जो रोमांटिक पोएट्स थे इस एज के, उन्होंने भी जो है वो अच्छे खासे वर्क्स पब्लिश किए। तो इसीलिए इस एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। अब उसके अलावा जो एज ऑफ शेक्सपियर है, इसके अंदर जो आप यूं समझे कि जो एक रिलीजन, द फेथ इन रिलीजन था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होता जा रहा था, क्योंकि उस वक्त जो थी वो साइंटिफिक इन्वेंशंस जो थी, वो साइंटिफिक जो बुक्स थे वो ज्यादा पब्लिश हो रहे थे, तो लोगों का जो ट्रस्ट था वो रिलीजन पे कम होता जा रहा था और जो लोग थे वो साइंस की तरफ जो थे चलते जा रहे थे। तो एज ऑफ शेक्सपियर के बाद जो नेक्स्ट एज है, फिफ्थ एज जिसको हम कहेंगे, दैट इज द एज ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, like William Shakespeare, is also the greatest poet of English language and literature. जॉन मिल्टन की जो एज है that begins from 1625 till 1660। 1625 से लेके 1660 तक ये जो एज है इसको हम कहते हैं एज ऑफ जॉन मिल्टन। अब जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है, इस जॉन मिल्टन वाली एज को हम प्रोटेस्टेंट एज भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट या प्यूरिटनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम जो क्रिश्चियनिटी का प्यूरिटन्स जो थे, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो प्यूरिटन्स ग्रुप है क्रिश्चियंस का, वो डोमिनेंट थे।
ये एक जो प्यूरिटन्स है या प्रोटेस्टेंट जिनको हम कहते हैं, यू समझे कि इट इज द रिजिड टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी, रिजिड टाइप ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द बाइबल। तो जॉन मिल्टन की जो एज है वो 1625 से लेके 1660 तक है। जॉन मिल्टन जो है वो आपको बताता चलूं कि he was a blind poet of English literature, he was completely blind। इसके जो important works हैं वो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन है, एरोपेजिटिका है, या उसके अलावा एक दो और जो है इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं। आफ्टर मिल्टन नेक्स्ट जो एज है, 6 एज है, दैट इज द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, 6th age of English literature is the age of John Dryden that begins from 1660 to 1700। 1660 से लेके 1700 तक जो 6th एज है, इस एज को हम नाम देते हैं द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। गालबन जो 40 साल जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की कवर करती है। अब जॉन ड्राइडन की जो एज है इसको हम रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं, रेस्टोरेशन एज, क्योंकि ये जो जब हम इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो चार्ल्स टू थे उन्होंने जो है वो अपना वो थ्रोन रीगेन कर लिया था, इसलिए हम इसको रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं। So after John Dryden, the next age, that is the 7th number age in English literature, that is the age of Alexander Pope। Alexander Pope, a great poet of English literature, उसके नाम से जो मंसूब की गई एज है उसको हम कहते हैं the age of Pope। Begins from 1700 to 1745। 1700 से स्टार्ट होती है, 1745 तक ये एज खत्म होती है। गालबन जो 45 साल है इंग्लिश लिटरेचर के, वो ये एज कवर करती है। अब अलेक्जेंडर पोप की जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एज है, अब जॉन ड्राइडन और एज ऑफ पोप, द एज ऑफ जॉन ड्राइडन एंड एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, इन दोनों एजेस को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं अगस्टस एज का, द एज ऑफ अगस्टन, या आप यूं समझे या न्यू क्लासिकल एज भी है, इसको जो है वो कहा जाता है। जो 8th नंबर एज है इंग्लिश लिटरेचर की, उसको हम नाम देते हैं एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे वो ये पोएट भी थे, प्रोज राइटर भी थे। अच्छा, एक बात आपको मजीद मैं बताता चलूं, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डिक्शनरी लिखने का जो एक रवाज है या ट्रेंड कहें, वो सर जो है वो जॉनसन ने स्टार्ट किया था। ही इज ऑल्सो सेड टू बी द फर्स्ट राइटर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश लैंग्वेज की जो पहली डिक्शनरी लिखी थी वो सर सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी। 1749 में जो था इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 1755 या 1756 तक जो है वो डिक्शनरी इन्होंने पब्लिश करवा दी थी। अब जो एज ऑफ जॉनसन है इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। एज ऑफ जॉनसन को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये एक अलग डिबेट है जिसको हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। अब जो एज ऑफ जॉनसन है it begins from 1745 to 1798। मतलब के 1745 से स्टार्ट होती है, 1795 पे एज ऑफ जॉनसन एंड होती है, और 1798 से एक नेक्स्ट जो फेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो स्टार्ट होता है। अब जो नेक्स्ट एज है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर, वो है 9th नंबर एज, जिसको हम कहेंगे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, जिसको जो है वो रोमांटिक एज भी कहा जाता है। 1798 से जो है वो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ स्टार्ट होती है, इसको रोमांटिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि 1798 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बुक पब्लिश की थी द प्रेल्यूड, जो है वो अब उस बुक की वजह से, उस बुक में जो जितने भी जो उन्होंने पोएम्स लिखी थी वो सारी नेचर पे थी, उनमें मजीद जो चीजें थी वो सारी नेचर पे थी, सारे टॉपिक, सारे उन्वान, सारी पोएट्री जो थी वो नेचर पे थी, इसीलिए जो है वो उसको कहा जाता है रोमांटिक पोएट्री। क्योंकि रोमांटिक पोएट्री की हम डेफिनेशन ही यही कहते हैं कि द पोएट्री रिटन अबाउट द नेचुरल थिंग्स, रिवर पे हो, वाटर पे हो, फ्लावर पे हो, माउंटेन्स पे हो, या नेचुरल सीनरी पे जो है जो पोएट्री हो उसको हम नाम देते हैं रोमांटिक पोएट्री का। अब जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है ये खत्म होती है 1832 में। 1832 से स्टार्ट होती है नेक्स्ट एज, द एज ऑफ टेनिसन, एज ऑफ अच्छा, जो एज ऑफ टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑल्सो द ग्रेट पोएट, इवन द मिस्टिक पोएट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर।
सो जो एज है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, इट इज द कंटेम्पररी एज ऑफ विक्टोरियन एरा, कि इंग्लैंड के अंदर जब क्वीन विक्टोरिया ने थ्रोन संभाला था तो उस वक्त जो इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़े जो पोएट थे वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द एज ऑफ टेनिसन। इट बिगिंस फ्रॉम 1832 एंड एंड्स इन 1887। 1887 तक जो है वो एज ऑफ टेनिसन जो है वो चल रही थी। अब इस दौरान जो एज ऑफ टेनिसन है, इसमें जो हम यूं समझे कि जो साइंटिफिक बुक्स थे उन पे जो थे वो बहुत ज्यादा काम हो रहा था। जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक है जो है वो लिखी गई थी, अब उसका जो था वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री पे बहुत गहरा असर था। जैसे ही ये बुक पब्लिश हुई तब जो था वो, क्योंकि जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो रोमांटिक पोइट्री है वो नेचर के बारे में जो है वो उसके अंदर डिस्कस किया जाता है। अब इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक पब्लिश होने के बाद जो पोएट थे वो नेचर के जो है वो क्लोज हो गए, नेचर के बहुत ही जो है वो नजदीक आ गए, इसीलिए इसके बाद जितनी भी पोएट्री है उसके अंदर एक वेरिएशन आ गई थी। मतलब कि जो पोएट थे वो अपनी पोएट्री के अंदर नेचर को जो है वो ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। अब 1887 के बाद जो नेक्स्ट एज है दैट इज एज ऑफ थॉमस हार्डी। एज ऑफ थॉमस हार्डी 1887 टू 1932। 1887 से लेके 1932 तक जो एज है इसको हम कहेंगे एज ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब आफ्टर 1932 जो एज है उसको हम नाम देते हैं मॉडर्न एज का। मॉडर्न एज के बाद फिर हम टर्म यूज करते हैं पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न, अब ये जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एजेस है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अब इनके अंदर जो थी ये वैरायटी थी। अब देखें कि 1932 में जो लोग वर्ल्ड वार 1 की वजह से अफेक्टेड हुए थे, अब फिर वर्ल्ड वार 2 में जो पूरी यूरोप के अंदर अच्छी खासी तबाही आई है, इन सारी तबाहियों को जो थे वो इंग्लैंड के जो पोएट्स थे वो अपनी पोएट्री में कंपोज कर रहे थे। तो इसीलिए उस टाइम की जो पोएट्री थी उसके अंदर एक अच्छी खासी वैरायटी पैदा हो गई थी। मतलब कि एक, अब यूं समझे कि डाइवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो पोएट्री है उसके अंदर एक अच्छी खासी डाइवर्सिटी आ गई थी। अब इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर टर्म जो है हम यूज नहीं करेंगे कि अब ये जो एज है ये रोमांटिक एज है या क्लासिकल एज है। ऑलराइट, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी था। ओके, अल्लाह हाफिज।